ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। या सबको इकट्ठा नमस्ते। और क्या रॉ फूड का महत्व है, कैसे वीगन डाइट पे आके लोग स्वस्थ रह सकते हैं, ये जैन फूड क्या है, क्यों इसकी मान्यता हो रही है, क्यों सारे लोग बीमार हैं और एक पद्धति से ठीक हो रहे हैं, ये नई भोजन प्रथा क्या है जिसके वजह से इतने सारे लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है और शांति मिल रही है। तो उसके लिए आज हमारे जो स्पीकर हैं प्रदीप शाह जी, जो सर हैं मुंबई से, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हैं और ये सेवा भाव से बहुत सारे लोगों का कल्याण करते हैं। तो हमारा जितना भी कैंप होता है उसमें सर का ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट होता ही है। इवन हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो थोड़ा सा लगा मुझे कि नहीं सर का गाइड लेना चाहिए, वीडियो कॉल करके भी हम इनसे सलाह लेते हैं और वो आदमी ठीक होके जाता है, ब्लेस करता है। तो आज आप लोगों की बारी, आज पूरा इसको ध्यान से सुने, बाद में रिकॉर्डिंग भी रहेगा, इसको बार बार भी सुन सकते हैं सर। तो हम जोरदार तालियों से बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर मेंटर प्रदीप शाह सर, एनडीएस प्रमोटर एंड वीगन डाइट के मास्टर। यस सर, प्लीज टेक ओवर सर। नमस्कार, नमस्ते सर। प्रणाम। मेरा नाम प्रदीप शाह है। एक चीज जो हम जानते हैं कि सभी बीमार हैं, वो फिर छोटा बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, वो अमेरिकन हो, वो अफ्रीकन हो, वो चाइनीज हो या जापानीज हो, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, या कोई अनपढ़ गंवार हो, या हमारे साधु संत महात्मा, वो भी बीमार है। सभी बीमार है, कोई ऐसा नहीं है। शाकाहारी भी बीमार है, मांसाहारी भी बीमार है, जैन है तो जैन भी बीमार है, सभी बीमार है। और बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हमारे पास 50 पैथियां है, सभी का हम करते हैं, लेकिन परिणाम तो बीमारी है। और ज्यादातर सभी मौतें बीमारी से हो रही है। स्वस्थ मृत्यु, समाधि मृत्यु क्या है वो तो कभी कल्पना की बात हो गई है। तो हमें समझना चाहिए, क्या प्रकृति ने हमें बीमार होकर मरने के लिए बनाया, या स्वस्थ होकर भी हम यहाँ से विदाई ले सकते हैं। जाना तो फिक्स्ड ही है, लेकिन हमें यहाँ से स्वस्थ होकर हंसते हंसते यहाँ से जाना है। तो ये मार्ग जो है हमें समझना चाहिए। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रदीप शाह है, मैं मुंबई निवासी हूँ। 55 साल की उम्र तक मैं अनेक बीमारियों से पीड़ित था। बचपन से भी कुछ बीमारियां थी, सर्दी काशी कफ था। और फिर जैसे जैसे उम्र होती गई, प्री मैच्योर हेयर फॉल भी हो गया। और फिर जो है बॉडी पेन, बैक पेन, कमर का पेन, ये पेन चालू हो गया, थकान चालू हो गई। फिर डायबिटीज आया, ब्लड प्रेशर आया, कोलेस्ट्रॉल भी आया, पेट भी आया, वेट भी आया। दोनों सभी चीज मेरे साथ में थी। मैंने सब कुछ ट्राई किया, जितना भी मुझे बताया गया था कि ये करो, ये मत खाओ, वो मत, कुछ किया मैंने। जितना भी बताया गया, योगा करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, वो भी मैंने किया। कुछ फायदा हुआ होगा, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन कोई ऐसा चमत्कारी फायदा नहीं हुआ। मेरा वेट भी बढ़ते गया, मेरा पेट भी बढ़ते गया, मेरी बीमारियां भी बढ़ती गई, मेरी दवाइयां भी बढ़ती रही। लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ से स्वस्थ जाना है, बीमार होके नहीं जाना है, क्योंकि मैंने देखा हर कोई बीमार होके ही जाता है। तो मन में एक संकल्प था, और जो ढूंढता है उसे मिलता भी है। मैं भी एक प्रकृति के नियम का एक छोटा सा सेमिनार में गया। और जैसे मैंने बताया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं और डिजाइन और डेवलपमेंट की फील्ड में काम करता हूं, तो हम कोई भी चीज को ऐसे का ऐसा नहीं मान लेते। बहुत सारे सोचते हैं, तर्क करते हैं, चर्चा विचारणा करते हैं, ये ऐसा है तो ऐसा, लॉजिकल इम्प्लीकेशन बहुत सोचते हैं। लेकिन ये जब मैंने प्रोग्राम सुना तो मेरे दिमाग में 100% बैठ गया, कोई शंका का स्थान ही नहीं था। आई वॉज टोटली कन्विंस्ड
कि दिस इज अल्टीमेट साइंस, दिस इज एब्सोल्यूट साइंस, इसके ऊपर का कोई साइंस है ही नहीं। तो जब मेरा मन में इतना संकल्प था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, उसने भी बोला हाँ वी शुड गो फॉर, और हमने वो किया। थोड़े ही समय में चमत्कारिक रिजल्ट मिल गए, दवाइयां छूट गई, दवाइयां मैंने छोड़ ही दी थी पहले से ही क्योंकि मुझे विश्वास था, और मेरी बीमारियां भी गायब हो गई। मेरा वेट भी गया, पेट भी गया, ताजगी स्फूर्ति से मैं भर गया। और आज करीब करीब 9 साल हो गए मैं यही यात्रा पे हूं। तो मुझे जो बेनिफिट मिला है वो आप सभी को मिले, इसीलिए मैं आपके समक्ष आया और आपको बताना चाहता हूं कि स्वस्थ रहना बहुत स्वाभाविक है। बीमार होना कठिन हो जाएगा अगर आप प्रकृति के इस नियम को समझो और अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो। पूरा ब्रह्मांड एक नियम से चल रहा है। करोड़ों करोड़ों तारे करोड़ों करोड़ों साल से अपने नियम से चल रहे हैं। करोड़ों तारों में एक छोटा सा तारा है सूर्य, उसमें एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। इस पृथ्वी ग्रह पे कहते हैं 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई है। सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था जन्म से लेकर अंत तक की व्यवस्था की गई है। कैसे पैदा होगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे अपना बचाव करेगा, अपनी वंश वृद्धि कैसे करेगा, और वो यहां से कैसे विदाई लेगा, संपूर्ण व्यवस्था है। सभी जीव ये नियम को पालते हैं और अपना आयुष्य भोगत के वो चाहते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा दुखी है। उसका कारण क्या? कि उसने प्रकृति के नियम तोड़े हैं, और प्रकृति के नियम तोड़ने की सजा है बीमारी। प्रकृति के पास एक ही इलाज है कि आपको बीमार कर दो तो आप कहीं जागने की चांसेस है। और आप जागोगे तो रास्ता ढूंढोगे, और ढूंढते ढूंढते अगर सही रास्ता मिल गया तो फिर आप और भी आगे जाके भीतर का आनंद भी ले सकते हो और बहुत कुछ हो सकता है। तो यही चीज हमें समझना है कि क्या है प्रकृति का नियम, और ये नियम अगर हम समझेंगे तो आज जो भी आप यहाँ अटेंड कर रहे हो, अगर आपने अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में तो चमत्कार आपकी लाइफ में हो सकता है। मुझे पता नहीं है आपकी क्या क्या बीमारियां हैं, आप शाकाहारी है या मांसाहारी है या जैन है, वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सबको लागू पड़ता है। तो छोटा बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, बीमारी कोई भी हो, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। बीमारियां अनेक, कारण एक, शरीर में एकत्रित हुआ मल, accumulations of toxin within the body। अगर हमारे शरीर में कोई मल एकत्रित होता है, अनवांटेड एलिमेंट जमा रहता है, तो अंदर सड़ता होते टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, और विष द्रव्य जो है हमारे शरीर में फैलता है और फिर अनेक बीमारियों के रूप में आता है। तो कारण एक, तो निवारण भी एक ही होना चाहिए। डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। शरीर में जो भी अनवांटेड मल पड़ा है, कचरा पड़ा है, उसको बाहर निकालो, सिंपल है। और फिर ऐसा करो कि शरीर में कचरा जमा ना हो। आपने जो भी आपके अंदर गया, जो काम की चीज है वो अंदर रह जाएगी, जो अनवांटेड चीज है, मल है, उसे बाहर आ जाना चाहिए अपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। वो मल जो है, मल मूत्र पसीने से भी आ सकता है, ये नॉर्मल द्वार है। या फिर अगर कोई ज्यादा टॉक्सिन हो गए, हो सकता है वॉमिट से भी आए, लूज मोशन से भी आए, कोई फोड़ी फुंसी से भी आए, या फिर बुखार से भी आ सकता है। शरीर अपने को डिटॉक्सिफाई करेगा, वॉमिट करके भी शरीर डिटॉक्सिफाई कर रहा है, लूज मोशन से भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, पसीने से भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो ये सभी रास्ते कुदरत अपनाती है अपने लिए। बुखार से भी होता है, तो ये हमें समझना है कि कुदरत कैसे करती है। तो हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि शरीर में मल क्यों एकत्रित हुआ,
क्योंकि शरीर हमारा अपने आप से स्वस्थ रहने के लिए बना है, बाहर के कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्या हम करते हैं कि इतना मल हमारे शरीर में जमा हो गया? उसका कारण है अप्राकृतिक खुराक और अप्राकृतिक जीवनचर्या। तो अप्राकृतिक खुराक में हम क्या अप्राकृतिक खाते हैं? तो सबसे बड़ा जो कारण है पशुजन्य खुराक, एनिमल बेस्ड फूड। तो एनिमल बेस्ड फूड में क्या क्या आता है? मांस आता है, अनेक प्रकार के मांस आते हैं, मच्छी आते हैं, अंडे आते हैं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी पशुजन्य है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, उसमें फिर दूध भी आएगा, दही भी आएगा, घी भी आएगा, मक्खन भी आएगा, चीज आएगा, पनीर आएगा, चॉकलेट आएगा, आइसक्रीम आएगा, और अनेक प्रकार की जो भी चीजें आपको आज मिल रही है बाजार में, ये सभी पशुजन्य है। और हमारा शरीर जो है पशुजन्य खुराक के लिए नहीं बना है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो भी पशुजन्य खुराक लेंगे जिसके लिए हमारा शरीर नहीं बना है, तो हम बीमार होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात बीमार होंगे, ये स्लो पॉइजन है। सालों साल के बाद आपको धीरे 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 ये बीमारी अग्रसर होकर प्रगाढ़ होगी। तो पहला है पशुजन्य खुराक। दूसरा जो है अग्नि पे पकाया हुआ भोजन। कुदरत ने अपने आप से सूर्य की गर्मी से खुराक को पकाया है। सबसे उत्तम ज्ञान कुदरत के पास है, उसको पता है कि अगर इस चीज को पकाना है तो सूर्य की गर्मी से पकाना है या चांद की शीतलता से पकाना है। ये जो पका है वो श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसमें सबसे ज्यादा सत्व है, पाचक पोषक सत्व भी है। तो ये चीज हमें समझनी है कि सूर्य की गर्मी से पका हुआ भोजन श्रेष्ठ भोजन है। और मनुष्य को छोड़ के सभी जीव प्राकृतिक खुराक लेते हैं और सभी स्वस्थ रहते हैं। आपका शरीर के लिए जो खुराक आपके लिए बना है वही आपको लेना है। और उसके दूसरा जो कारण है, हमारा शरीर बना है अल्कलाइन डाइट के लिए और हम इतना सारा एसिडिक भोजन ले रहे हैं। अगर इतना सारा एसिडिक भोजन हम लेंगे तो बीमारी के अलावा कुछ भी हमें नहीं मिल सकता है। रिटर्न गिफ्ट तो बीमारी ही मिलेगी। तो क्या करना है ये हमें। और जो है आज की तारीख में प्रोसेस फूड, डब्बे बंद फूड, टिन फूड, जंक फूड कितनी मात्रा में हम लेते हैं, कोई प्रमाण ही नहीं है। टेस्ट के नाम पर हम कुछ भी खाने को तैयार हो गए। जिसमें सत्व नहीं है वो चीज भी हम खाते हैं। मसाले के जोर पे हम खा रहे हैं। आइटम के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मसाले के जोर पे हम खा रहे हैं। तो मोटे मोटे ये कारण है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा खुराक जो है नॉन वेज के लिए नहीं बना है, मांस मच्छी अंडे के लिए नहीं बना है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बना है, पकाए हुए भोजन के लिए नहीं बना है, अनाज के लिए नहीं बना है, दालें के लिए नहीं बना है। और ये जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, टिन फूड है, वो तो है, उसके लिए नहीं बना है। और जो जो प्राणी ये खाते हैं सभी बीमार है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, पूरा विश्व बीमार है क्योंकि हर कोई पकाया हुआ भोजन खाता है। और मनुष्य के संपर्क में जितने भी पालतू जीव है उसको भी हम यही खिलाते हैं, तो वो भी बीमार है। जंगल में जाके देखिए, जहां मनुष्य जाता ही नहीं है या वो मनुष्य के संपर्क में नहीं है, वो सभी जीव प्राकृतिक तरीके से अपने आप से स्वस्थ रहते हैं, अपना संपूर्ण आयुष्य भोगते हैं। ज्यादातर तो वो बीमारी नहीं होते हैं। और कभी कभार कोई इंजरी हो गई, कुछ बीमार भी हो गए, तो बिना दवाई वो अपने आप से स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि कुदरत ने संपूर्ण व्यवस्था की है स्वस्थ रहने की। तो कुदरत के वो नियम क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे स्वस्थ रहने के लिए। अगर बीमार हो गए तो क्या करना है।
तो अभी आप सभी को सोचते होंगे कि भैया मांसाहार तो हम समझ सकते हैं, मच्छी अंडे भी समझ सकते हैं, तो ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की कहां से बात ला दी? तो हमें प्रकृति के नियम समझना पड़ेगा। इतना अद्भुत शरीर हमें मिला है कि ये शरीर में से हम शरीर पैदा कर सकते हैं। मां के पेट में बच्चा पैदा होता है, मां को कुछ पता नहीं है। 2 सेल मिलते हैं, उसमें से एक सेल बनता है, फिर सेल का मल्टीप्लिकेशन होते 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 एक बच्चा बन जाता है, और उसमें से ही उसकी आंख बनता है, नाक बनता है, कान बनता है, जीभ बनता है, दिमाग बनता है, शरीर बनता है, चमड़ी बनती है, बाल बनता है, पूरा शरीर आकार ले लेता है। तो ये सभी व्यवस्था कुदरत ने की है। मां तो वही खाती थी जो पहले खाती थी, लेकिन वही खुराक में से कुदरत ने एक बच्चा भी पैदा करवा दिया। अद्भुत केमिकल फैक्ट्री है अंदर। फिर बच्चा पेट के बाहर आता है, तब वही खुराक में से उस बच्चे के लिए दूध बनता है, और बच्चे का ये दूध जो है वो अमृत है, संपूर्ण आहार है। वो संपूर्ण आहार किसके लिए है? उस पैदा हुए बच्चे के लिए। सिर्फ उस पैदा हुए बच्चे का ही हक लगता है। और हमें भी पता है कि दूध परमानेंट तो नहीं आता है, टेम्पररी आता है। बच्चा बड़ा होता है, दांत आते हैं, चबाने के लायक बन जाता है, तो मां का दूध भी बंद हो जाता है। फिर से दूध कब आता है? जब दूसरा बच्चा होता है, तब फिर से मां को दूध आता है। फिर कुछ समय के बाद वो भी बंद हो जाता है। अगर तीसरा बच्चा आ गया तो फिर से दूध आएगा। अब मुझे ये बताइए, ये दूध आया तो किसके लिए आया? पहले बच्चे के लिए आया, दूसरे के लिए आया, या तीसरे के लिए आया? क्या लगता है आपको? कोई मां ने आज तक भी जब उसका तीसरा बच्चा हुआ तो पहले दूसरे बच्चे को दूध पिलाया था? अगर नहीं पिलाया तो क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि आप लोग का एक ही जवाब होता है कि क्योंकि बच्चा और खाता है। दूध एक टेम्पररी डाइट है उस पैदा हुए बच्चे के लिए। मिल्क इज एन इन्फेंट डाइट। पैदा हुए बच्चे का ही खुराक दूध है। कभी भी दूध एडल्ट खुराक नहीं बना है। मां का दूध कभी भी एडल्ट डाइट नहीं हो सकता है। फिर वो कोई भी मां हो, वो एडल्ट फूड में नहीं जा सकता है। ये कुदरत की व्यवस्था, ये कुदरत का नियम है, और हम ये पालते हैं। कोई भी मां ने आज तक अपने पहले दूसरे बच्चे, अगर 3 बच्चे हैं तो पहले दूसरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया। तो हम क्यों पिलाते हैं? और हम पिलाते हैं तो किसका पिलाते हैं? जानवर का। तो गाय को भी दूध आता है। कब आता है? जैसे एक स्त्री को दूध आता है वैसे ही गाय को दूध आता है। उसको भी 9 महीने बच्चे को पालना पड़ता है, फिर उसकी भी डिलीवरी होती है, तब दूध आता है। तो वो दूध किसके लिए आया? उस पैदा हुए बच्चे के लिए आया। सिर्फ 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 उस पैदा हुए बच्चे का ही हक है। पूरे ब्रह्मांड में उस पैदा हुए बच्चे का ही हक है, और किसी का भी हक नहीं है उस पे। लेकिन हम मनुष्य जो है, जिस सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है, वो बुद्धिमत्ता दी थी अपने आप को शुद्ध रख के उस परम शक्ति के नजदीक चले जाएं और उसकी दिव्यता का अनुभव करने, इसके लिए बुद्धिमत्ता दी थी, और हमें कुछ स्वतंत्रता भी दी थी। लेकिन हमने उस बुद्धिमत्ता का और स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और अप्राकृतिक खुराक लेना चालू कर दिया। हमने जानवर का दूध छीना। कोई कहता है चोरी की, मैं कहता हूं डकैती की, क्योंकि जानवर को पता है उससे चोरी छुपे नहीं है। उसके जबरदस्ती लूटते, उसकी टांग बांधते, उसका मुंह बांध देते, तब जाके दूध पीते। खुले में छोड़ दो, कोई जानवर दूध देने को तैयार नहीं है। वो गाय होगी तो भी लात मारेगी। कोई भी माँ अपना बच्चे के अलावा किसी को भी दूध देने को तैयार नहीं है। लेकिन लाचारी में तो हर कुछ सब कुछ हो सकता है।
तो गौ माता जिसे हम कहते हैं 33 कोटि देवियों का वास कहते हैं, वो जन्म से लेकर अंत तक एक भी पल सुख का अनुभव नहीं करती है। पैदा होते ही माँ और बच्चे को अलग किया जाता है। बछड़ा बिछड़ा, देखो बछड़ा नाम भी कहां से आया, क्योंकि वो माँ से बिछड़ा, इसलिए बछड़ा। जो दूध उस बच्चे के लिए कुदरत ने पैदा किया था वो हमें चाहिए, इसलिए माँ और बच्चे को अलग किया जा सकता है। आप खुद सोचिए, एक माँ को अपने बच्चे से अलग करना सबसे भारी कर्म है कि नहीं? इससे भारी कर्म कोई हो ही नहीं सकता कि पैदा हुए बच्चे को अपनी माँ से दूर कर दे। और आज दूध एक व्यवसाय बन चुका है। तो जो बच्चे का हक था उससे छीना जाता है और हमको दूध दिया जाता है। अगर मादा पैदा हो गई तो चलो भविष्य में वो दूध देने वाली है तो उसको तो जिंदा रखेंगे। जो नर पैदा हो गए उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो दूध नहीं देने वाले, उसको तो बचपन में ही मार दिया जाता है, उसको भूखा रखा जाता है ताकि उसका मांस एकदम सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसकी कत्ल होती है और उसमें से उसका मांस बिकता है, उसमें से भी कमाई होती है। और ये स्त्री जो दूध देती है वो दूध बनाने की मशीन बनाई जाती है। 2 साल की उम्र में या 2.5 साल की उम्र में उसको जबरदस्ती एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। हर साल उस जानवर को एक एक बच्चा पैदा करना पड़ता है कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा। और उसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, अप्राकृतिक खुराक दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध दें। जो जानवर की कैपेसिटी 5 लीटर 7 लीटर थी उसे 20 लीटर का दूध चाहिए, तो उसको ये अप्राकृतिक भोजन देना पड़ता है, अप्राकृतिक तरीके से इंजेक्शंस भी देना पड़ता है। उसको बहुत यातनाएं होती है, लेकिन करे क्या, जानवर बांधे हुए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जानवर जो है उसको दूध और दूध बच्चा करना पड़ता है। और वो होता क्या है कि 6 साल की उम्र में 7 साल की उम्र में अब ये दूध देने के लायक नहीं है और उसके बच्चे अब दूध देने लायक बन चुके हैं, तो अब माँ की जरूरत नहीं है, माँ इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो ये माँ को कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो अब माँ को भी कत्ल खाने जाना पड़ता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कहने के लिए कि भारत में ऑफिशियल आरटीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 करोड़ गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था। आप सोच सकते हैं कि 8 करोड़ अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था तो उसमें से कितने करोड़ जानवर पैदा हुए होंगे। आजादी के वक्त भी 30 करोड़ पॉपुलेशन था गाय भैंसों का, आज भी उतना ही है। लेकिन प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 हो चुका है, दूध का प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है। कैसे हो गया? बस्ती इतनी है, वो बड़ी नहीं है, लेकिन दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। उसका कारण है कि जितने जानवर पैदा हुए उतनों की कत्ल करवाई जाती है, बस्ती बढ़ने नहीं दी जाती है। तो जानवर का कत्ल होता है क्योंकि जानवर को पालना बहुत महंगा हुआ है और उनकी बस्ती इतनी बढ़ती है कि उनको संभालने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं, रिसोर्सेस भी नहीं, तो कत्ल खाने अनिवार्य है। कत्ल खाने अनिवार्य है तो कटेंगे तो उसमें से मांस पैदा होगा। तो जितना ज्यादा मांस है उसका ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। इंडिया इज नंबर 2, नंबर 3 इन एक्सपोर्ट ऑफ बीफ। गाय और भैंस का मांस का इंडिया नंबर लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। और आज की तारीख में हो क्या गया है, हमारी दूध के मांग के लिए जानवरों की बस्ती बढ़ाई जाती है, फिर उनकी कत्ल होती है, तो जो है कत्ल खाने बढ़ते हैं, और कत्ल खाने बढ़ गए तो मांसाहार बढ़ेगा। और मांसाहार इतना हो गया है कि आज जो है गाय का मांस और सभी मांस बकरे के मांस से आधे भाव में बिकता है, तो हमने मांसाहार भी सस्ता कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि आप तो बोलेंगे हम तो शाकाहारी है, लेकिन आपकी वजह से ही कत्ल खाने चले, आपकी वजह से ही ये नॉन वेज इंडस्ट्री चली है। तो ये सोच लीजिए कितना बड़ा पाप है। तो ये एंगल हो गया कि भैया ये नॉन वेज
फैल रहा है, इतना सस्ता बिक रहा है, उसका कारण है दूध और दूध के आइटम की इतनी डिमांड। अभी दूसरा कारण है कि दूध की हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर होती है। आप सभी को पता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस आपने सुना होगा, तो बहुत लोगों को तो दूध पचता ही नहीं है, उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। करीब 60 से 70% पॉपुलेशन को तो दूध पचता ही नहीं है, तो उसको या तो कब्ज हो जाती है, जुलाब हो जाता है, बॉडी बीमार रहती है। और जो है, ये खुराक लेने से शायद बॉडी दिखने में तो हेल्दी दिखती है, बॉडी बिल्डर जैसे दिखती भी है, थोड़ी मस्कुलर दिखती भी होगी, लेकिन अनेक रोगों की और बीमारियों का कारण बनी है। ऐसी कोई भी एक बीमारी मुझे पता नहीं है जिसमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ने आपको असर नहीं की हो। कोई भी है, टाइप 1 डायबिटीज भी कारण एक ही है। टाइप 2 डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, मोटापा हो, हड्डियों के प्रॉब्लम्स हो, एसिडिटी के प्रॉब्लम हो, चमड़ी की बीमारी हो, जो भी हो, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स एक बड़ा रोल प्ले किया है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादाएं हैं, तो आपको आपके स्वास्थ्य पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। उससे भी बड़ा असर क्या है, आपके मन में विकृति लाता है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट से आपके मन में विकृति आती है, विकार वासना के भाव जागते हैं, वेग आते हैं, आवेग आते हैं, और हम या जो भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा सेवन करते हैं वो कुकर्म कर बैठते हैं। आज से 50 साल पहले या कुछ 30-40 साल पहले भी, जब दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना आइटम्स हमारे पास नहीं थे, तभी लेडीज के पीरियड कितनी उम्र में आते थे? करीब 15-16 साल की उम्र में अप्रोक्सीमेटली आते थे। आज क्या उम्र में आते हैं? 9-10 साल की उम्र में, किसी ने मुझे बताया 8 साल की उम्र में भी आ रहे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है बताया था। लेकिन इतना जल्दी पीरियड बच्ची को क्यों आते हैं? छोटी बच्ची है, अभी तक कुछ भी नादान है, नासमझ है, उसको पीरियड्स आने लगे। और होता क्या है कि ये खुराक जो है 2 साल की गाय को भी अगर माता बना सकता है, उसमें भी ऐसे वेग आवेग ला सकता है, तो एक बच्चा भी पीता यही दूध, एक बच्ची भी ये दूध पीता है, तो उनमें भी ये वेग आते हैं, आवेग आते हैं, और छोटी उम्र में वो भी गलतियां कर बैठते हैं। आज की तारीख में बड़ी मुसीबत से बच्चे पैदा होते हैं। माता पिता दोनों एजुकेटेड हैं, लेकिन एक बच्चा संभालना भी उनके लिए डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि बच्चे कंट्रोल में नहीं है। बच्चे आवेश में रहते हैं, आवेग में रहते हैं। काउंसलर के पास जाएगा, काउंसलर भी क्या करेगा? इतना गलत खुराक देंगे तो बच्चे में भी वो आवेग आते हैं, आवेग आते हैं। छोटे बच्चे रिलेशनशिप में लग गए हैं, 8-8, 10-10 साल के बच्चे रिलेशनशिप में। सोच सकते हैं कि कितनी गलतियां हो रही हैं हमारे से, क्योंकि सुबह उठे, रात को सोए, देखिए दूध और डेयरी आइटम्स हम कितने बच्चे को देते हैं। वेजिटेरियंस की मैं बात कर रहा हूं। सुबह उठे हैं, दूध पियो, ये मिल्क शेक पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, बटर लगा के खाओ, चीज लगा के खाओ, पनीर लगा के खाओ, घी खाओ, फिर यही सब आइटम खाते हैं। फिर आइसक्रीम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, चॉकलेट खाओ, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं हम लोग, और वो भी इतनी मात्रा में। मींस डेयरी हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, अपना खुराक बन चुका है, तो उसकी असर आएगी। पर युवाओं की तो कोई बात ही ना करे तो अच्छा है। सबसे भयंकर प्रॉब्लम उनको हो गए हैं, प्री मैरिटल सेक्स के प्रॉब्लम इतने बढ़ चुके हैं, उनमें भी वेग आते हैं, आवेग आते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आप सभी को पता है, मैं उसके आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे। बात आती है आगे, शरीर तो वृद्ध हो चुका है, लेकिन विकार वासना जुआन हो चुकी है। तो उम्र भले 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की हो गई, लेकिन विकार वासना जुआन होती है। 80 साल, 90 साल की उम्र के युवान, वृद्ध भी कुकर्म करते हैं।
क्यों होता है कि खुराक ऐसा है कि आपके अंदर वेग आता है, आवेग आते हैं, विकार वासना के भाव जागते हैं। तो दूध जो है, इतने साल का मैंने इतने सारे सेमिनार्स किए हैं, कोई भी एक कारण ढूंढने को नहीं मिला कि उसका कोई फायदा हो। जानवर का दूध हमारे लिए नहीं बना है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में दूध और दूध के आइटम की महिमा की गई है, धर्म के नाम से भी की गई है, शास्त्र के नाम से भी की गई है, कृष्ण के नाम से भी की गई है, सभी धर्मों में इसकी महिमा की गई है। लेकिन शास्त्रों का भी हमने गलत अर्थघटन किया, इसके कारण ये हुआ है। समय की मर्यादा है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता हूं, क्यों अगर प्रोग्राम अगर होता है तो मैं वो भी समझाता हूं कि शास्त्र का सार्थक अर्थघटन क्या होता है, कृष्ण जी का क्या संदेश था, महावीर स्वामी क्या कह के गए थे, और सभी धर्म में क्या लिखा गया है। तो हमें ये समझना है कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारा खुराक नहीं है, फिर भी हमको आदत लगी है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पे। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनंती है, सही जीव दया के लिए, इस जानवर को अभयदान देने के लिए आप जो है पशुजन्य दूध पे चले जाइए, प्लांट बेस्ड मिल्क पे चले जाइए। ये जो दूध है आप नारियल में से भी बना सकते हैं, बादाम में से भी बना सकते हैं, काजू में से भी बना सकते हैं, मूंगफली से भी बना सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें से दही भी बना सकते हैं, और जितनी भी आइसक्रीम से लेके सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जिनको भी डिफिकल्ट लग रहा है वो ऑप्शंस की ओर चले जाएं, और ये महापाप से बचें, ये हिंसा से बचें, और ये जो शरीर में जो रोग आते हैं और ये विकृतियां आती है उससे बचे। और बाकी जो है, हमारा शरीर जो है नॉनवेज पचाने के लिए नहीं बना है। नॉनवेज पचाने में करीब 72 घंटे चले जाते हैं। हमारा शरीर में अगर पड़ा है तो अंदर वो जाके सड़ता है, अनेक बीमारियों का कारण बनता है। और जैसे मैंने बताया कि बीमारियां बढ़ने में बहुत साल लगते हैं, ऐसे रातों रात नहीं होती है। किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 10 साल, किसी को 50 साल के बाद भी लेकिन आती है। आपकी लाइफ जो है 10, 20, 30, 40, 50 साल कम करती है, वो भी फिक्स्ड है। तो मुझे बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि भैया मेरे चाचा जो थे 70 साल 80 साल तक जिए रहे हैं, ऐसे है वैसे। मैं बोला 70 80 साल तक जिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लेते तो और 10 20 साल उसमें जोड़ सकते थे। तो आपको ये समझना है कि ये नहीं लेने की चीज है। तो ये एक चीज बहुत क्लियर है कि कोई भी पशुजन्य खुराक कोई भी रूप में हमें नहीं लेना है, लिक्विड फॉर्म में भी नहीं लेना है, सॉलिड फॉर्म में भी नहीं लेना है। दूसरा जो है, अनाज जो है हम विपुल मात्रा में खाते हैं, और हमारी परंपराएं रही हैं दाल रोटी खाने की, दालें खाने की, ये सब जो आदतें हैं सालों से चली आई हैं। ये जो है एसिडिक भोजन है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जितने भी एनिमल बेस्ड फूड है वो भी एसिडिक ही है। दूध भी एसिडिक है, नॉनवेज भी एसिडिक है, अनाज भी एसिडिक है, दालें भी एसिडिक है। और ये चीज जो है ये हमारे लिए नहीं बनी है। अनाज शुद्ध रूप में हम खा ही नहीं सकते। गेहूं या चावल या दालें अगर हमको ऐसी ही दी जाए तो हम खा नहीं सकते, क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है। दूसरा, हम चबा नहीं सकते हैं, चबाएंगे तो च्युइंगम बन जाएगी, या तो फिर हमारा दांत तोड़ सकती है। तो उसको पकाना अनिवार्य है, अग्नि पे चढ़ाना अनिवार्य है। और सिर्फ अग्नि पे चढ़ा के काम नहीं होता है, उसमें मसाले भी डालने पड़ते हैं, तब जाके खाया जाता है। तो नॉन वेज को भी पकाना पड़ता है, उसमें भी मसाले डालने पड़ते हैं। अनाज को भी पकाना पड़ता है, उसमें भी मसाले डालने पड़ते हैं, फिर जाके वो खाने लायक बनते हैं। खाने के लायक नहीं, वो नशाकारक हो जाते हैं, और जरूरत से अनेक गुना आप ज्यादा खा जाते हैं तो ओवर ईटिंग भी हो जाता है, फिर आपको रोकना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो चीज बिना मसाले खाई नहीं जाती है, अगर उस चीज में मसाले डाल दिए जाए और पकाया जाए तो इतनी नशीली हो जाती है कि आपको छुड़वाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो हम जब भी बात करते हैं प्राकृतिक भोजन की, तो बहुतों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि हम नशा कर खुराक खा रहे हैं।
और उसमें जो सबसे बड़ा नशा है नमक का है, शक्कर का है, दो बहुत बड़े नशे हैं। और वो डालने के बाद हर चीज स्वादिष्ट बन जाती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक बन जाती है। तो हमें समझना चाहिए कि प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था की है, उसने हर एक चीज को अपने हिसाब से अपनी सीजन से पकाया है। उस सीजन में आप लीजिए तो आपको जो भी चाहिए वो अपने आप से उसमें से मिल जाएगा। एक फल खाएंगे तो उसका अपना ही स्वाद है, उसमें ही अपने ही सारी सत्व है उसके अंदर। सब्जी में भी सत्व है, पत्तियों में भी सब्जी सत्व है, वो हमें लेना है। प्राकृतिक तरह से लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुतों के बहुत सारे प्रश्न होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि बात ही ऐसी है कि किसी ने आज तक आपको नहीं कहा है, और कहे तो कौन कहेगा आपको, किसको पता है। ऐसा नहीं कि मॉडर्न साइंस ने इस पे रिसर्च नहीं किया है, मॉडर्न साइंस ने काफी रिसर्च किया है और इस पे काफी पब्लिकेशंस भी हुए हैं, लेकिन इसको दबाया गया है। क्योंकि अगर ये सत्य अगर पब्लिक डोमेन में आ गया तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो चल रही है उनको बहुत बड़ी चैलेंज आ जाएगी। ये फूड इंडस्ट्री जो है, ये दवाई की इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी चल रही है, और दुखों की इंडस्ट्री चल रही है, ये भोग की इंडस्ट्री है, रोग की इंडस्ट्री है, दुख की इंडस्ट्री, इसमें से बहुतों की बहुत बड़ी कमाई हो रही है। क्योंकि दुखी आदमी ही पैसा खर्चा करता है, भोगी आदमी ही पैसा खर्चा करता है। स्वस्थ आदमी और सुखी आदमी को तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो मनी बेस्ड इकोनॉमी में है, ये सब होना ही था और हो ही रहा है। आप सभी का कोई पुण्य है, इसलिए आप ये सेमिनार में ज्वाइन हुए हैं, तो ये सत्य समझिएगा और अपनी डे टू डे लाइफ में लाइएगा। समय की मर्यादाएं हैं, इसलिए फिर से मैं आपको बताता हूं कि शरीर में एकत्रित हुआ मल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक ही कुछ कुदरत के नियम समझ लीजिए कि हमें जो है, जो पुराना मल जो इतना एकत्रित हो चुका है, उसको बाहर निकालने के लिए, आसानी से निकालने के लिए, और जो सालों साल अंदर पड़ा हुआ सड़ता है उसको निकालने के लिए हमें पहले जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कचरा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन में पड़ा है। तो कोलन क्लीनिंग हम कैसे करेंगे? एक एनिमा से हम कर सकते हैं। जो मैं तो ये बता रहा हूँ वो घर पे करने के इलाज बता रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो एक प्लेन वाटर का एनिमा लेंगे और पेट में डालेंगे तो पानी अंदर जाएगा और जो मल पड़ा है उसको ढीला करेगा और निकलते जाएगा। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे अंदर जो कड़क पड़ा हुआ है, जो गंठित हो चुका है मल, वो भी धीरे धीरे निकलेगा। तो एक तो वो रास्ता है। दूसरा, आपको ग्रीन पत्तियों का जूस लेना है, उसमें आंवला भी डालना है, और रेचक है तो वो भी आपकी क्लीनिंग में मदद करेगा। और तीसरा सबसे बड़ा इलाज है, जो यूनिवर्सल इलाज है, वो है कुछ नहीं खाना। सभी जीव यही करते हैं। कोई भी जीव, वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या घोड़ा हो या गधा हो, कोई भी हो, जब भी बीमार पड़ते हैं वो खाना पीना बंद कर देती है, आराम से एक कोने में बैठ जाते हैं, शरीर को आराम देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देते हैं, और मल त्याग की सिस्टम को भी आराम देते हैं। मीन्स नया कुछ डाला नहीं, तो जो पुराना है वही निकालना है। और जब शरीर की ऊर्जा बचती है खाने में, पचाने में, मल निष्कासन में, तो वो जो बची हुई ऊर्जा जो है आपकी सफाई में लग जाती है और जो भी बीमारी है उसके ऊपर काम करती है। तो हमें फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज की लाइफ में इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ घंटे हमें नहीं खाना है। तो बहुत छोटे में मैं आपको बता दूं कि शाम का खाना जल्दी कर लीजिए, हो सकता है उतना। सूर्यास्त के पहले करेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं होगा तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और खाने के बाद कुछ नहीं खाना है रात को। और सुबह का खाना जो है जितना डिले कर सकते हैं उतना अच्छा है। सूर्य उगने के बाद कितने घंटे आप नहीं खाते वो इम्पोर्टेंट है।
तो पहले सुबह उठ के एनिमा लीजिए, पेट को साफ कर लीजिए, फिर कि जितना घंटा आप नहीं खाते हैं तो अंदर की और सूक्ष्म सफाई होती है। तो ये आपको करना है। 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक कुछ नहीं खाते पीते नहीं है तो और भी सफाई होती है। शरीर जो है अपने सफाई के काम में लगा है तो अपनी सफाई करेगा। तो ये आपको आपके फिटनेस के हिसाब से करना है। तो एक फास्टिंग है, एक ग्रीन जूस है और ये एनिमा, ये 3 चीज आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी डे टू डे लाइफ में। और क्या करना है कि हमें प्राकृतिक भोजन लेना है। प्राकृतिक भोजन का मतलब ये जो कुदरत ने अपने आप से उगाया है, कुदरत की गर्मी से पकाया हुआ भोजन लेना है। जो भगवान ने पकाया है वो लेना है, भगवान का प्रसाद समझ के लेना है। कोई भोग नहीं है, भगवान का प्रसाद है वो समझ के लेना है। हमारी मानसिकता भी बहुत फर्क करती है। तो वो उस रूप से आप लेंगे कि मैं भगवान का प्रसाद ले रहा हूं, तो पहले तो उसको धन्यवाद कीजिए भगवान को कि जिस आपने मुझे पका के दिया है और यहाँ मेरी थाली तक लाने में जो जो शक्तियों ने अपना अपना योगदान दिया, सभी को धन्यवाद कीजिए। और एक एक कण खाते हुए भी सबको धन्यवाद देते हुए चबा चबा के खाइए, उसका रस बना के लीजिए। जो भी खाना खाया उसका रस बनना चाहिए, फिर अंदर जाना चाहिए तो अच्छा पाचन होगा। शुभ भाव के साथ खाना चाहिए, स्लो खाना चाहिए, धीरे से खाना चाहिए। जब खाना खाएंगे तो सिर्फ खाना ही खाना है, ना तो मोबाइल देखना है, ना तो टीवी देखना है, ना तो न्यूज़पेपर पढ़ना। तो पूरे फोकस के साथ खाएंगे। दिन में 1 बार खाओ, 2 बार खाओ या 3 बार खाओ, लेकिन भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। पेट खाली रखने की चीज है और भरने की चीज नहीं है। अगर ये आप समीकरण समझ लेते हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल समझना है। आपकी जीवन से गेहूं और आटे को निकालना है। मैं तो 100%, मैं पिछले 4 साल हो गए मेरे को, मैं 100% प्राकृतिक भोजन पे हूं। मैंने अग्नि पे पकाया हुआ भोजन ही लिया है और आपके समक्ष हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुदरत की व्यवस्था हमारा शरीर इसके लिए ही बना था। तो आपसे जितना परसेंटेज हो सकता है वो कीजिए। सुबह का नाश्ता जो है उसमें से चाय, कॉफी, बिस्किट, ब्रेड, बटर वगैरह को निकाल दीजिए। लेना है तो आप जूस लीजिए, ग्रीन जूस लीजिए। और खाना भी है तो कुछ फल खा लीजिए। फल खाएंगे तो सफल हो जाएंगे। फिर आपको दोपहर को खाना है तो इजीली डाइजेस्टेबल चीज लीजिए। सलाद ज्यादा खाइए, फ्रूट खाइए, क्योंकि दिन में हमको श्रम भी करना है तो हमारी शक्ति श्रम में जानी चाहिए, पचाने में नहीं। अगर हम हेवी खाएंगे तो हमारी ज्यादा शक्ति जो है पचाने में चली जाती है, श्रम में हम काम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। या ज्यादा हेवी खाएंगे और काम भी करेंगे तो फिर कोई तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि जो एनर्जी है एक लेवल में है और फिर न तो वो ठीक से पचा पाएगी, न तो आप काम कर पाएंगे और आप थकने लगेंगे। तो दोपहर का खाना भी लाइट रखिए। देखिए पूरा उल्टा है। पहले हमें बताया कि हमारा भोजन तो राजा जैसा होना चाहिए, राजकुमार जैसे, राजा का और राज शाम का भिखारी जैसा। ये पूरा उल्टा है। यहाँ जो आप लाइट खाइए ताकि उसमें जो बची हुई ऊर्जा जो है आप आपके शारीरिक काम में ये लगा सकते हैं। तो ये खाइए। दोपहर को अगर लगेगा तो एक आध फ्रूट भी खा लीजिए। शाम को जो है आप शुरुआत में है तो हो सकता है उतना प्राकृतिक भोजन लीजिए, फिर शाम को जो है कुछ पकाया हुआ भी खा लीजिए। लेकिन उसमें से गेहूं निकाल दीजिए, मैदा निकाल दीजिए, तली हुई चीजें एकदम कम कर दीजिए, मसाले वाली चीजें भी धीरे धीरे कम कीजिए, नमक और शक्कर को भी धीरे धीरे कम कर दीजिए। धीरे धीरे, क्योंकि आपकी स्वाद है तो स्वाद को धीरे धीरे टेलर और टेपर किया जा सकता है। रातों रात करने जाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो बोलने का मतलब क्या है, आप प्राकृतिक भोजन पे रहिए। आपकी जो भी एक कैपेसिटी है वहां से शुरुआत कीजिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। मैंने बोला है कि आपको सुबह का नाश्ता लेट करना है, तो जितना आपसे हो सकता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते जाइए, धीरे 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 बढ़ाते जाइए।
रात का खाना जल्दी करना है तो धीरे धीरे उसको भी कम कीजिए। जैसे आपका रात का खाना और सुबह का नाश्ते के बीच की गैप बढ़ाइए, उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। वो आपकी डे टू डे लाइफ में कीजिए। हो सकता है तो 15 दिन में या हफ्ते में एक बार फास्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए। सभी धर्मों में फास्टिंग की महिमा की गई है, आप भी कीजिएगा। आपकी जो भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी और खत्म भी हो सकती है। दवाइयों का जो डोज है आपका धीरे धीरे कम होगा। तो बहुत शॉर्ट में मैंने ये बताया, लेकिन ये मैंने शरीर का जो है मुंह से लिया हुआ खुराक की बात की है। लेकिन हम जो है आंखों से भी खाते हैं, कान से भी खाते हैं, नाक से भी खाते हैं, त्वचा से भी खाते हैं। उसको भी कंट्रोल करना है। गलत चीज देखना बंद कीजिए, गलत सुनना बंद कीजिए, गलत सुगंध और स्वाद के पीछे मत दौड़िएगा, या अपनी स्पर्श इंद्रियों को जो उत्तेजना दे उससे भी हमें बचना पड़ेगा। तो इंद्रियों का संयम भी बहुत जरूरी है। बहुत खुश रहना पड़ेगा, बहुत आनंदित रहना पड़ेगा। बाहर की परिस्थितियां विषम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि मुझे स्वस्थ रहना है। बाहर की परिस्थिति जो भी हो, वो बाहर की घटनाएं हैं, अंदर घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। घटना बाहर की है, असर अंदर होती है, तो अंदर भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए खुद के लिए अवेयरनेस करना पड़ेगा और खुद को प्योरीफाई करना पड़ेगा, खुद को स्वस्थ करना पड़ेगा। इसके लिए जो है ध्यान है, मेडिटेशन, उसके भी प्रयोग करने पड़ेंगे। और उससे भी और एक बड़ी चीज जो आपको करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। जो आप कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन अपने डे टू डे लाइफ में दिखना चाहिए। मैंने अगर ध्यान भी किया, प्राकृतिक खुराक भी किया, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से कुछ भी नहीं करता हूं तो भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो निस्वार्थ सेवा करना भी अनिवार्य है। तो बहुत कुछ मैंने कहना था, बहुत छोटे में कहा है। हर टॉपिक पे अगर मैं बोलने जाऊं तो 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये छोटा सा जो भी समय था उसमें मुझे जितना भी छोटा बताना था वो मैंने बता दिया है। अब आपके प्रश्न होंगे वो मैं लूंगा तो आपके लिए सही होगा, तो आप प्रश्न मुझे कर सकते हैं। सर मैं 7-8 महीने से मैं डाइट कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, हाँ, तो अपना खुजली कम नहीं हो रहा है और देखिए वेट मैंने बहुत आपको, कम हुआ। हाँ क्या कम हो गया? वेट बहुत कम हुआ है। वेट कम हुआ है, खुजली कम। क्या आपकी उम्र कितनी है? 47। 47 है। आप क्या व्यवसाय क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन हो। आपका स्वभाव कैसा है? शांत है। देखिए शांत है मीन्स, देखिए 2-3 चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि खाना एक पार्ट है, सेवा और सिमरन भी एक दूसरा पार्ट है जो हमें करना है। खुजली जो है वो चमड़ी का रोग है, उसको जाने में टाइम लगेगा। पहले मैं बता देता हूँ कि जितना शरीर से बाहर है उस पे जाने में टाइम लगता है। और दूसरा जो है, अगर हमारे दिमाग में कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, कोई चिंता है, कोई भय है, कोई एंजाइटी है, तो उस पे भी हमें काम करना पड़ेगा। बहुत खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। जो प्रॉब्लम है उसको हमें फेस करना है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जब आएगा तभी देख लेंगे, उतना आत्मविश्वास लाना है हमारे में। और जो है कुछ निस्वार्थ सेवा करनी, ये आप चालू कर दीजिए। निस्वार्थ निस्वार्थ सेवा रहने का, खुश करने के लिए। और आपके फ्रेंड सर्कल में रहिएगा। आपको कोई हॉबी है, आपको कोई आदत है कुछ खेलने की, गाना गाने की, या कुछ भी, क्या आदत है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताइए और अपने आप को खुश रख के देखिए, और धीरे धीरे वो भी सबसाइड हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, तो खाने से तो वो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन उसके साथ में मन का जो खुराक है वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको। तो मुंह का खुराक तो चेंज किया है, अभी मन का भी खुराक आप चेंज करके देखिए, बिल्कुल आपको असर आएगी। तो सब पे काम कीजिएगा, धीरे धीरे होगा और करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि 6 महीना किया है
चमड़ी का रोग है, खुजली का रोग है, ये जो भी है, आप जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे उसमें उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। सोरियासिस जैसी बीमारी चली गई है, चमड़ी के बड़े बड़े रोग चले गए, तो आपकी तो खुजली के लेवल है तो वो भी जाएगी। और पेट को साफ रखिएगा और मन को भी खुश रखिएगा तो बिल्कुल, हाँ तो वो जाएगा। आपको थोड़ा और भी प्रैक्टिस कीजिए तो जाएगा। आप 100% इस पे आ जाइए और सेवा के काम में जुट जाइएगा, आपको देखिएगा कुछ ही महीनों में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और किसका प्रश्न है? डॉक्टर रामकृष्ण ठक्कर। हमारे पूर्वज हाँ बहुत दूध पीते थे, हाँ, बहुत दूध पीते थे, तो उनका डाइजेशन कैसे होता था? अभी ये आपके उनका पूर्वज बहुत डाइजेशन कैसे होता था? नहीं, ठीक है, चलो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आपके पूर्वज जो दूध पीते थे, बहुत दूध पीते थे, ये इतिहास में लिखा है, ऐसा आप मानते हैं, और वो सही है या गलत है वो क्वेश्चन मार्क रहता ही है। लेकिन फिर भी अगर वो दूध पीते थे तो साथ में बहुत सारा श्रम भी करते थे, मानसिक तनाव उन पे नहीं था। पहली बात एक समझ लीजिए, दूध जो है एक स्वतंत्र खुराक है। आप इतने कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, लेकिन आप जो है अनाज के साथ कंबाइन करके लेंगे, नॉनवेज के साथ कंबाइन करके लेंगे, तो वो बॉडी के लिए डिजास्टरस है। पहली बात समझ लीजिए, तो कॉम्बिनेशन में नहीं चलता है। दूध जो है एक इंडिपेंडेंट संपूर्ण आहार है। अगर लेना भी है, मैं तो बिल्कुल ना ही बोलता हूं, क्योंकि वो शरीर ने तो मन को विकृत तो बिल्कुल करेगा, लेकिन फिर भी आप शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, मानसिक तरह से आप विकृत हैं और ये खुराक लेंगे तो प्रॉब्लम है। दूध जब भी लेंगे तो इंडिपेंडेंट लेना है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन में नहीं चलने वाला है, ये आपको बिल्कुल समझ के लेना है। दूध के साथ आप बोलेगे मैं रोटी भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, पनीर भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, तली हुई चीजें भी खाऊंगा, इट्स ऑल रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इससे हमें बचना है। और जहां तक बात है कि भारत में पहले जो था दूध का व्यापार नहीं था, और दूध जो था वो घर में बनता था, तो वो घर में बनता हुआ दूध इतनी क्वांटिटी में था ही नहीं, और बचा हुआ दूध किसी को दिया जाता था, तो इतनी क्वांटिटी में दूध था ही नहीं, तो ज्यादा पीने की संभावना नहीं है। तो ये चीज जो हमारे को इतिहास में सिखाई गई है, वो मोर ऑफ ए ग्लोरिफिकेशन है बाय सम इंडस्ट्रीज एंड बाय सम लॉबीज। हकीकत में तो आप देखिएगा, आपके समय में आप दूध कितना मिलता था और कहाँ आप कितना पीते थे। तभी क्या चीज था, पनीर था, मक्खन था? नहीं था, ये सभी चीजें नहीं थी, ना तो आइसक्रीम थी और न ही इतना घी लगाया जाता था। सब कुछ जो था, और हमारे शादी के ब्याह के प्रसंग में भी मिठाइयां बनती थी, तो क्या बनता था, ये कुछ डेयरी या मावे वाली मिठाइयां नहीं बनती थी, तो इतना दूध का सेवन नहीं था। और अगर था भी तो कई बीमारियों में कहीं उनको बीमारियां लगी है जिसका कोई विवरण हमें नहीं मिलेगा। और मैं हकीकत में आपको बताता हूं, अगर वो 80 साल तक भी दिए हैं दूध पी के, अगर उन्होंने दूध नहीं पिया होता तो शायद 100-125 साल जिए होते, वो भी फैक्ट है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्लू जोन्स टाइप कीजिए गूगल में, और वहां पे देखिएगा जितने भी लोग हैं 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीते हैं, 100-125 साल या उससे भी ज्यादा जीते हैं, उनका ज्यादातर खुराक जो है प्राकृतिक भोजन है। तो आप 80-90% प्राकृतिक भोजन पे आइएगा तो अलग इक्वेशन है, और आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो बिल्कुल आपको ये 100% पे भी आना पड़ेगा, तब जाके आपका भीतर का आध्यात्म अपने आप से जागेगा। जानवर का कोई भी दूध या कोई भी प्रोडक्ट लेने वाले को आध्यात्म का मार्ग बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन है, और ये होगा तो बहुत सरल और स्वाभाविक हो जाता है। ये कुदरत के नियम है। और भी लोग पूछें क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़िया से पूछ रहे हैं। जो भी डाउट है अभी है सर, टाइम है, आराम से पूछें। जो भी अंदर तक जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं दूध के ऊपर में और भी दिमाग में है कुछ क्वेश्चन, तो प्लीज जरूर पूछिए, क्योंकि दूध सर है या इतने पकाया साल से हुआ कर भोजन है, जिसको जो पूछना है वो पूछ लीजिए, उसमें कोई, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्वेश्चंस आने बहुत स्वाभाविक है। यस,
क्वेश्चन होना अच्छा है, जितना पूछेंगे उतना जवाब मिलेगा। नहीं नहीं, ओके अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो मुझे डाउट होता है कि मैं उनको समझा नहीं पाया। अभी दूध के बारे में और ये सब जानकारी दी है, हाँ लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो अपना देसी गाय का घी है, देसी गाय की जो इतर प्रोडक्ट है, उसके दवा के स्वरूप में इस्तेमाल किया जाता है। और बताते हैं कि देसी गाय के घी से और उसके मूत्र से ऐसे कुछ पदार्थ बन जाते हैं कि उसमें से कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि कुछ शास्त्र जो है मनुष्य सर्जित शास्त्र है, वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, योग कोई भी शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, जो भी शास्त्र है, ये मनुष्य सर्जित शास्त्र है। वो बीमारियां आने के बाद पैदा हुए शास्त्र है। मैं आपको बता रहा हूँ वो फंडामेंटल साइंस है कि बीमारियां आए ही नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आने के कारण बता दिए। क्योंकि क्या है, घी जो बनता है वो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है, उसमें से कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क में से घी बनता है। 20 लीटर 25 लीटर घी में से, दूध में से 1 लीटर घी बनता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड है। पहली बात ये समझ लीजिए। अपना शरीर जो है ये पचाने के लिए बना नहीं है, फिर भी हम लेते हैं। अभी आयुर्वेद जो है उसमें बहुत सारी चीजें डाली गई है, हर किसी ने अपने हिसाब से लिखा है। वैसे आप गूगल पे भी जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें मिलती है, लेकिन सत्य क्या है वो तो आपको प्रयोग करके ही देखना पड़ेगा। और ये गरिष्ठ भोजन में आता है, गरिष्ठ भोजन पचाने में डिफिकल्ट है। और दूसरा जो है, एक फेथ हीलिंग होता है, तो फेथ हीलिंग से भी ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन वो कितना लंबा टिकता है वो इंपॉर्टेंट है। देखो श्रद्धा होती है तो आदमी है ना, खाली किसी को पांव पड़ता है तो भी ठीक हो जाता है, लेकिन भाव है वो टिकने चाहिए, तो उसके साथ सत्य भी होना चाहिए। तो ये सब नहीं होता है। आपने बताया कि गौमूत्र से होता है, ये होता है, बहुत कुछ होता है। अगर ये सत्य होता तो फ्रंट लाइन में आता, और करने वाले जो है सभी चीज जो होते हैं हमारे पास बहुत सारे आते हैं, सब कुछ करने के बाद आते हैं। एलोपैथी की महिमा थी, होम्योपैथी भी करके आए हुए, आयुर्वेद भी करके आए, ये जो है गौ चिकित्सा भी करके आए हैं। वलसाड़ में कोई हॉस्पिटल है वहां जाके भी आए हैं, जहाँ ये बहुत सारी चीज आते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो 1-2 महीना वो रह के भी आते हैं, नहीं मिलता है। फिर ये प्रकृति का नियम बोलते हैं, इसमें भी करते हैं, रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास इसमें चाहिए कि कुदरत का नियम, देखो हम जो बता रहे हैं वो कुदरत के नियम से बताते हैं कि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए आया, मनुष्य के लिए नहीं आया है। माँ को दूध बचपन में आया और बचपन में, और आप बाकी सभी गाय को भी देख लीजिए, जो गाय का दूध आप पीते हैं वो गाय ने कभी अपना दूध पिया था? नहीं पिया। वो बछड़ा भी बचपन में अपनी माँ का दूध पीता है, बाद में वो भी नहीं पीता है। सभी जीव जो है बचपन में अपनी माँ का दूध पीते हैं। 5000 के करीब दूधालु प्राणी है, सभी बचपन में अपनी माँ का दूध पीते, बाद में कोई भी दूध नहीं पीता है। और मनुष्य जितनी बीमार प्रजाति कोई भी नहीं है। और फिर ये व्यवसायीकरण हो चुका है। व्यवसायीकरण में हर किसी को अपने बिजनेस को टिकाने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तर्क देने ही पड़ते हैं। एंड में जो है मैं आपको खुद को बोलूंगा कि आप खुद प्रयोग करके देखिए आपको कितना फायदा होता है, क्योंकि ये सब चीज हर जगह से आपको आएगी। कुदरत का नियम मैंने बताया है, आप प्रयोग करके देखिए, आप खुद को पता चलेगा कि आपका मन कितना शांत हो गया, शरीर को पाचन कितना आसान हो गया, पेट है या नहीं वो भी पता नहीं चलेगा आपको। तो ये सब जो है बीमारियों से दूर होने का जो कुदरत का नियम है वो आपको समझना पड़ेगा है। और आयुर्वेद जो है मनुष्य सर्जित विज्ञान है, कुदरत का विज्ञान नहीं है, वो भी आप समझ लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक दिन जो है सिर्फ पकाया हुआ भोजन खाइएगा, और एक दिन जो है सिर्फ प्राकृतिक भोजन खा के देखिएगा। ऐसे 2-3 दिन करके देखिएगा आपके शरीर पे क्या असर होती है, और आप वो देख के आपका डिसीजन लीजिए। पहले एक दिन करके देखिए, फिर 2 दिन पकाया हुआ भोजन, 2 दिन प्राकृतिक भोजन, वैसा करते। फिर 3 दिन पकाया हुआ भोजन, 3 दिन प्राकृतिक भोजन, फिर 1 हफ्ता करके देखिए, और फिर आपको एक क्लैरिटी अपने आप से आएगी। फिर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आपका निर्णय आपको लेना है, और आपका अनुभव जो है वो श्रेष्ठ है।
और आपके अनुभव के ऊपर कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, तो वो जो सत्य है, वो जो शास्त्र है, वो आपके भीतर से बाहर आएगा। तो खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। आज जो है यहाँ शिविर कल खत्म हो जाएगा, आप जो है एक दिन सिर्फ प्राकृतिक भोजन पे रह के देखिएगा क्या होता है, या एक बार का रखिए, एक बार मैं प्राकृतिक भोजन खाता हूँ, एक बार पचाया हुआ भोजन खाता हूँ, देखिए क्या फर्क पड़ता है। फिर एक दिन 2 दिन ऐसे करके करके देखिएगा धीरे धीरे, फिर आपका सत्य आपके सामने आएगा और वो सत्य के मार्ग पे आप चलिएगा। और जी। जितना आप उस सत्य के करीब जाएंगे और आपके अनुभव के साथ जो सत्य आपके भीतर से प्रकट हुआ है, फिर दुनिया में किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ, मैं तो चाहता हूँ बिना पके हुए भोजन खाने के लिए, लेकिन आज के जमाना में जो बाजार में मिलती है ना, हाँ सब पेस्टिसाइड यूज वाला, बराबर है। इसलिए देखिए 2-3 चीज पहले समझ लीजिए कि ये भी पकाया हुआ ही है, लेकिन किसने पकाया वो इम्पोर्टेंट है। ये भगवान का पकाया हुआ है। हाँ जी, हम हाँ जी, जिसको कच्चा बोलते हैं वो कच्चा नहीं है, वो भगवान का पकाया हुआ है। पहला बात एक समझ लीजिए, हाँ जी, एक हाँ जी, भगवान का पकाया हुआ और एक पत्नी का पकाया हुआ, तो में फर्क समझ लीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, भगवान का पकाया हुआ है वो श्रेष्ठ होता है, पत्नी हाँ, का हाँ, पकाया हुआ है उसमें जो भी है आप समझ सकते हो, बराबर है। पत्नी है या जिसने भी पकाया वो बराबर है। हाँ, अभी बात है पेस्टिसाइड की, आप बिल्कुल सही कहते हो। ये प्रश्न आपने पूछा इसलिए पहले तो आपको धन्यवाद दे देता हूँ। तो पेस्टिसाइड है, हाँ आज की तारीख में हर चीज में पेस्टिसाइड है, बिल्कुल मानता हूँ। बिना पेस्टिसाइड का अगर मिलता है तो श्रेष्ठ है, वो खाना चाहिए। और उसके लिए मैं पहले आपको सजेशन दे दूंगा कि आप जो है आपके आसपास में अगर उगा सकते तो उगाइए, आपके बालकनी में कुछ उगाइए, आपके टेरेस में कुछ उगाइए, तो वो आपको अच्छा सा मिल सकता है। पहली बात, नहीं होगा तो ऑर्गेनिक अगर मिलता है तो वो भी खा लीजिए, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाता है और जो भी प्राइस वगैरह मैच होती है तो वो लीजिएगा। अभी बात आती है कि जब भी फल और सब्जी की बात होती है तभी पेस्टिसाइड की बात आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं पेस्टिसाइड हर चीज में है। आप जो अनाज खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड है, दालें जी, खाते हैं उसमें भी ज्यादा पेस्टिसाइड है, उसकी कोई बात नहीं करता है। आप जो जंक फूड खाते हैं वो तो पेस्टिसाइड ही है, केमिकल्स डाले जाते हैं। आप जो दवाई लेते हो वो तो 100% केमिकल्स है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। आप जो टूथब्रश कर रहे हो, आप जो साबुन ले रहे हो वो भी केमिकल्स ही है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। सिर्फ जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात आती है तभी पेस्टिसाइड की बात आती है, क्योंकि जानते हैं कि इसके सिवा उनके पास कोई डिफेंस ही नहीं है। लेकिन फिर भी सत्य तो है कि ये पेस्टिसाइड यूज होता है, क्योंकि हर चीज कमर्शियलाइज हो चुकी है, हर चीज पैसे कमाने के लिए बनी है, और पैसा जो है परमेश्वर के ऊपर चला गया है। तो परमेश्वर नहीं मिला तो चलेगा, पैसा मिलना चाहिए, आज की तारीख में ये हो गया है। लेकिन फंडामेंटली ये समझ लीजिए, जो भी सब्जी होती है, फ्रूट होता है, उसको एक चमड़ी होती है। जैसे हमको चमड़ी है वैसे फ्रूट्स और सब्जी को भी एक चमड़ी है। हम भी हाथ अगर कीचड़ में डालते हैं, साफ करेंगे तो ज्यादातर सभी कचरा निकल जाता है, आप भी जानते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आपके घर में आते हैं या पत्तियां आती है, उसको जो है बेकिंग सोडा में 15 मिनट रखिए। बेकिंग सोडा, जी, हाँ बेकिंग सोडा या फिर नमक के पानी में डाल दीजिए, हम्म, थोड़ा गुनगुना रहेगा तो चलेगा, उसमें 15 मिनट डालिए, फिर उसको धो के साफ करके ले लीजिए, ठीक है। तो एक तो ये प्रयोग करना, तो चमड़ी पे जितना भी सरफेस कंटामिनेशन है वो बिल्कुल निकल जाएगा। क्लियर? जी, 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 दूसरा जो है, सीजन की चीज खाइए। कुदरत जो सीजन में उगाती है उसमें पेस्टिसाइड और ये केमिकल्स की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो सीजनल फूड लेनी है। आप जहां भी रहते हैं, आपकी सब्जी मंडी में जाइए, फ्रूट मार्केट में जाइए, जो चीज सबसे सस्ती और सबकी दुकान में मिलती है वो सीजनल है, क्योंकि आज पूरे 365 दिन हर चीज मिलती है। तो सीजन चीज पता कैसे चले, तो बाजार में सबसे सस्ती और हर जगह बिकती है वो चीज को लेना है, सिंपल। जी, जी, और उसको धो के खाना है, बिना पकाए खाना है, तो वो उसका इफेक्ट कम होगा। दूसरा जो है,
फ्रूट्स और वेजिटेबल वो खुद डिटॉक्सिफायर है। अगर अच्छा फ्रूट और वेजिटेबल 100% रिजल्ट देते थे मान लीजिए, तो ये जो है वो 80% तो देगा, 70% तो देगा ना, फिर भी प्लस में है, बराबर है। हाँ जी। बाकी की चीज जो है अभी जैसे गेहूं है, दालें हैं, उसको हम साफ नहीं कर सकते क्योंकि उसको चमड़ी नहीं है। उसमें जो पड़ा हुआ जो भी पेस्टिसाइड है वो आपके खाने में आएगा ही। फिर उसको आटा बना दो, उसको अग्नि पे चढ़ा दो, तो पेस्टिसाइड की इफेक्ट बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो वो कंडीशन में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना ही बेटर है, लेकिन इतनी मर्यादाएं कर लीजिए और ये सब चीज कीजिए सीजन की। पैसे ज्यादा हो तो महंगी चीज मत खरीदने की कोशिश करना। बाजार में जो सस्ती और अच्छी चीज मिलती है बस वही लेना है आपको, और अपना विवेक रखिएगा और इसका यूज कीजिएगा। और एक चीज है, पकाने के वक्त भी कुकर में मत पकाइएगा। बर्तन को जो है उस पर ढक्कन भी मत रखिएगा, धीरे धीरे पकने दो। तो जो भी अगर कुछ है तो गर्मी के साथ अगर बाहर चला जाता है तो और भी अच्छा है। तो ऊपर ढक्कन रखे बिना पकाने, अगर पकाया हुआ खाना है तो भी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जल्दी पकाने के लिए कुकर में डाल देते हैं। कुकर में एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो चीज अंदर ही पड़ी रहती है, बाहर जाने का कोई स्कोप नहीं है उसको। हेलो सर, अभी रात का जो एक टाइम जो पका हुआ खाना अमन खाते हैं तो उससे अपने बीमारी चली जाएगी क्या? बाकी तो अपन NDS फॉलो कर रही है। देखिए कैसा है कि आपको अगर बीमारी निकालने का पक्का ये है तो प्राकृतिक भोजन का धीरे बढ़ाते जाइए। बीमारी निकलने के बाद आपको चाहिए तो एक बार पकाए हुए भोजन पे आ जाइए। फिर आपको रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता तो फिर आ जाइए। लेकिन जब तक आपको बीमारी निकालनी है तो पहले जो है प्राकृतिक भोजन का परसेंटेज बढ़ाते जाइए। हाँ, तो मेरा हाँ, क्वेश्चन नहीं है, बट मैं मतलब शाह सर को जस्ट बोलना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से समझाया, राइट, दूध का उपयोग ना करें या डेयरी पदार्थ का उपयोग ना करें, तो वो बहुत अच्छे वे में समझाया। क्योंकि मतलब दिस इज वेगनिज्म, मतलब अगर अपन देखें तो। लेकिन आपने विदाउट नेमिंग वेगनिज्म आपने जो समझाया है तो वो काफी सिंपल वे में और अच्छे वे में समझाया। तो आई थिंक आप इसी तरह से लोगों में ये जागरूकता लाते रहिए। वही ये समय की मर्यादाएं थी। बाकी मेरा ये टॉपिक जो है ना, खाली एक ही टॉपिक 3-3 घंटा चलता है, लेकिन समय की मर्यादाएं थी। इसमें अलग अलग पहलू से हम समाज समझाते हैं, शास्त्र के हिसाब से भी समझाते हैं, डीपर साइंस से भी समझाते हैं। और आज की तारीख का जो दूध आता है वो कितना खराब है। थैली वाला दूध पीता है इंडिया, तो थैली वाला दूध के पीछे जो अंदर जो मिलावट होती है उसकी तो मैंने कोई बात ही नहीं की है। कितने भयंकर केमिकल डाले जाते हैं तब ये आपके घर पे आता है। डेयरी से दूध निकलता है और आपके घर तक पहुंचता है, उसमें कितने दिन लग जाते हैं कोई हिसाब नहीं है। तो इतने दिन तक ये दूध टिकता कैसे है? कौन से भयंकर केमिकल डाले जाते हैं, तब जाके वो आपके घर में आता है। तो ये सब चीज तो मैं बोला ही नहीं उस पे। तो ये सब चीज भी आप समझेंगे तो समझोगे कि आप जहर पी रहे हो। प्रदीप सर, दूध का जो कैसे बनता है उसका अगर वीडियो देख ले तो लोग पीना छोड़ दे। वीडियो भी काफी वीडियो हमने पहले शेयर किए हुए हैं। डेयरी वाले क्या करते हैं, डेयरी फार्म कैसे चलता है, उसके वीडियो देखेंगे तो दूध का आप अपने आप छोड़ देंगे। सर आप खाली गूगल पे टाइप कीजिएगा डेयरी क्रुएल्टी, देखिएगा, इतनी वीडियो है, आप देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। मेरी तो क्या कुछ मर्यादाएं होते हैं, क्योंकि मैं पब्लिक प्रोग्राम में सब कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे भी होती है, लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो ज्यादा मैं दिखा नहीं सकता हूँ सत्य। लेकिन अगर आप खाली डेयरी क्रुएल्टी करके टाइप कीजिए गूगल में और देखिए वहां की क्रुएल्टी, ऐसा लगता है वो जानवर ने कौन सा गुनाह किया था। एक बाजू हम गौ माता कहते हैं, 33 करोड़ देवियों का वास है, और उसके साथ इतने अत्याचार। कोई भी धर्म है, ना तो कृष्ण जी कह के गए, ना तो बुद्ध ने कहा है, ना तो महावीर ने कहा है, किसी ने भी ये नहीं कहा है, लेकिन उनके नाम से हम ये सब कर रहे हैं। ना ही पैगंबर हमको ये सब कह के गए किसी जानवर को मारो और काटो और खाओ। लेकिन शास्त्रों का गलत अर्थघटन हमने किया है, क्योंकि हमको भोग में इंटरेस्ट है, तो धर्म के नाम से भी हमें भोग करना है। तो ये सब रियलिटी है। लेकिन ये सब एक छोटा सा 1 घंटे का प्रोग्राम में ज्यादा डिटेल में तो जाना डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम।